हाँ जी, वेलकम बैक। कैसे हैं सभी लोग? ये आपका इंडिविजुअल चॉइस अंडर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी का जो हमारा पहला लेक्चर था, यानी लेक्चर कहें तो 6। उसमें हमने आधा इसका जो है कि सिलेबस, या कहें तो आधा जो इसका चैप्टर का पार्ट था वो हमने कवर कर लिया था। जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे, है ना। तो ये मैं पूरा पीपीटी के फॉर्मेट में लेके आया हूँ पहले। मतलब ऐसा है कि हैंड रिटन नोट्स भी लेके आता हूँ, है ना। तो उसमें क्या रहता है कि हैंड रिटन में जो है कि थोड़ा राइटिंग प्रॉब्लम, थोड़ी मेरी राइटिंग गड़बड़ है थोड़ी हल्की सी। तो इसलिए जो है कि पीपीटी के फॉर्मेट में लेके आया हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर जो पार्ट छूट गया है ना, तो वो यहाँ पर ये रहेगा मेजरिंग रिस्क। ये थोड़ा छोटा हो गया, मेजरिंग रिस्क, रिस्क रिटर्न ट्रेड एंड चॉइस ऑफ ए पोर्टफोलियो। कि पोर्टफोलियो कैसे चूज करना है, तो वो हम उसको मेजर करना यहाँ पर सीखेंगे। डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क एंड सम न्यूमेरिकल्स, इसके हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे यहाँ पर, है ना। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा पहला है, मेजरिंग रिस्क प्रोबेबिलिटी ऑफ एन आउटकम, कि हम रिस्क को कैसे मेजर करें। रिस्क है तो उसको हम मेजर कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दे रखा है कि द प्रोबेबिलिटी मीन्स द लाइकलीहुड ऑफ अकरिंग एंड इवेंट डिनोटेड बाय पी एक्स इक्वल टू एम अपॉन एम। पी एक्स क्या है कि ये जो है कि इवेंट है, एक्स इवेंट है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट, हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग दैट इवेंट will be denoted by small m upon capital M, where px is outcome occurs m टाइम। ये जो m है, स्मॉल m है, ये m टाइम, जैसे कोई आउटकम, जैसे कि सिक्का उछाला, है ना। तो उसमें क्या हुआ सर, जैसे कि अभी क्या है कि मान लो कि 5 बार, जैसे कि सपोज हमने कोई इवेंट करी, जैसे कि हमने 5 टाइम टॉस करा, तो कैपिटल एम की वैल्यू क्या हो गई, ये 5 टाइम्स, है ना। रिपीटेड ओवर एम टाइम्स, कैपिटल एम क्या हो गया, रिपीटेड, कितनी बार रिपीट करी गई वो, एम टाइम्स रिपीट करी गई है। अब उसमें अगर हम प्रोबेबिलिटी कहेंगे, मान लो कि प्रोबेबिलिटी जो है कि वो आपकी हेड की, कि हेड कितने टाइम्स में आया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड उस 5 टाइम में, वैसे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और टेल क्या रहती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड रहती है, मान लो सिक्का है तो उसमें क्या 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या रहती है, वही 1/2 रहती है ना, क्योंकि टोटल आउटकम विच कैन कम दो हो गई, हेड आएगा टेल आएगा। तो उसमें से क्या है कि जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो 50% रहती है, यानी 1/2। लेकिन जैसे कि अगर सेवरल मल्टीपल ऑफ टाइम्स, कोई जैसे कि मान लो कि रिपीटेड टाइम्स जो है कि वहां पर अटेम्प्ट करा गया है, तो उसमें से जो रिजल्ट आता है, तो उसमें से कोई सपोज रिजल्ट मान लो हेड, हेड कितनी बार आया है, तो मान लो 5 टाइम टॉस हुआ तो हेड मान लो उसमें 2 बार आया, तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2:5, है ना। यहाँ पर 2 क्या हो गया है, यहाँ पर अकर एम टाइम कि कितनी बार अकर हुआ है, और 5 टाइम क्या, नंबर ऑफ टाइम रिपीट ऑफ रिपीटिशन, है ना। लेकिन जब व्हेन पास्ट डेटा एम इज नॉट गिवन, कभी कभी क्या होता है कि पास्ट डेटा, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पर पास्ट डेटा नहीं दे रखा होता है ना। तो वहां पर क्या होता है कि उस टाइम पे क्या होता है कि देन प्रोबेबिलिटी इज सेड टू बी सब्जेक्टिव। तब प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सब्जेक्टिव होती है ना। हम केवल अंदाजा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, हम वहां पर न्यूमेरिकली उसको जो है कि डिनोट नहीं कर सकते हैं, या हम कहें तो इस तरह से जो है कि हम उसको डिनोट नहीं कर सकते हैं, है ना। वहां पर हम सब्जेक्टिव एक आइडिया होता है कि हाँ ये हो सकता है ना। अब देखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड फॉर रिस्क मेजरमेंट। देखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए मैंने कहा ना कि आपने कोई अटेम्प्ट करा, आपने कोई जो है कि सपोज आपने देखा कि हाँ कि कुछ आपने सेवरल इवेंट्स करे, उसमें से उसका आपने चार्ट बनाया, है ना। उसमें आपने देखा कि जो है कि पहले फर्स्ट टाइम में, है ना, हेड आया, है ना, सेकंड टाइम में टेल आया, है ना। तो आपने उसके फर्स्ट टाइम में मान लो आपने जो भी करा, तो उसका जो भी रिजल्ट है ना। तो यहाँ पर देखिए चार्ट जो है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब द अकरेंस ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन इवेंट एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ईच आउटकम। देखिए यहाँ पर जो चार्ट मैंने लिया है, ये है कि नंबर ऑफ कार्स, जैसे कि कहीं भी देखिए साधारण एग्जाम्पल लो, साधारण उदाहरण ले लो, उसको बहुत हाई फाई मत तौर पे मत लीजिए। मान लीजिए कि आप यहाँ पर बैठे हैं 4 दोस्तों के साथ, ये रोड जा रहा है ना। आपने कहा कि 1 मिनट के अंदर इस रोड से कितनी कार्स निकल जाएंगी, सपोज मान लो ये आप गेस कर रहे हैं, है ना। कि अब आप थोड़ा प्रोफेशनल वे में ले लें तो आप कुछ भी समझें कि आप मान लो कि रोड इंजीनियर हैं, आपको रोड की, जैसे मान लो आप दिन में लगाना चाहते हैं कि मान लो कि यहाँ से मान लो कि 10,000 कार्स निकलेंगी,
तो रोड का जो भी है फ्रैक्शन वगैरह किस हिसाब से क्या क्वालिटी रखें, तो वही आप कार की काउंटिंग करना चाह रहे हो। तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, तो आपने पहले गेस कर रहे हो तो गेस ही करोगे पहले, है ना। तो यहाँ पर जो है कि आपने क्या करा कि इन्होंने कहा कि जीरो, कोई कार नहीं 1 मिनट के अंदर, बहुत रेयर लोग चलते हैं यहाँ पर, तो जीरो, है ना। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार जीरो। लेकिन तो इन तीनों ने कहा भैया उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि 0.3, मतलब 30% चांस है कि जो है कि जीरो गाड़ी निकलेगी यहाँ से, है ना। इसने कहा एक व्यक्ति ने कि भाई जीरो, यहाँ से जीरो कार निकलेगी। तो यहाँ पे इसने इन तीन लोगों ने कहा कि इसके जो है कि 0. नहीं, यहाँ पर क्या है कि 0.03% चांस है, 0.03% चांस है, बहुत कम चांस है यहाँ से जो है कि कार निकलेगी। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि एक गाड़ी तो निकल सकती है ना। तो क्या हुआ कि उसके चांस है 0.13। 0.13 देखिए, ये आप यहाँ से इतना, तो जब आप प्रोफेशन कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स समझ रहे हैं यहाँ पे, तो इस लेवल तक तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि 0.13 का मतलब क्या हुआ, यानी 13%। प्रोबेबिलिटी क्या है कि 13% प्रोबेबिलिटी है ना। किसी ने कहा कि नहीं भाई 2 गाड़ी निकल जाएंगे 1 मिनट के अंदर, है ना, नंबर ऑफ कार्स 2। तो हाँ 70% चांस है कि हाँ 70% चांस है कि 2 तो निकलेंगी 70% चांस है ना। तो यहाँ पे क्या है कि 0.70। उसके बाद जो है किसी ने कहा कि 3 कार निकल जाएंगी, उसके कहा कि नहीं 3 तो नहीं, मतलब एक एक इवेंट है तो उसमें क्या है कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या रहती है। तो ये प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट हम कैसे करते हैं, तो वो यहाँ पर कुछ बताया गया है यहाँ पर आपको, ठीक है। 4 कार निकलेंगी तो उसका भी बहुत ज्यादा रेयर हो गया है। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोबेबिलिटी जो है कि यहाँ पर जैसे कि जो भी रहता है, तो अगर हम टोटल प्रोबेबिलिटी जानना चाहेंगे तो वो जो है कि इक्वल टू 1 होती है। 1 का मतलब जो अगर आप कहें तो 100% को हम यहाँ पर जो है कि एज अ 1 डिनोट कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी के केस में, है ना। जैसे कि अगर आपका 20% चांस है तो आपका 0.2 यहाँ पर हो गया है, 30% चांस है तो आपका 0.3 हो गया है, 90% चांस तो आपका 0.9 हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे डोनेट करते हैं। अगर आपका 2% चांस है तो आपका हो गया 0.02, है ना, इस तरह से। अभी क्या है कि देखिए, अब यहाँ पर क्या है कि नंबर एक्स प्रोबेबिलिटी, अब यहाँ पर जो है कि सपोज अभी ये तेरा इतना चांस है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया कि एक गाड़ी जो है कि इतना, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.13 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर जो है कि एक्स की जो न्यूमेरिक जो वैल्यू आएगी, है ना, तो वो मल्टीप्लाइड होकर इक्वल टू इतनी हो गई। ये यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं इक्वल टू कि 2 गाड़ी निकलेंगी 70% चांस है, तो यानी जो चांस है 70%, तो वो एक्चुअल अगर हम उसकी वैल्यू निकालेंगे, है ना, तो वो कितना कितना आया, 70 मल्टीप्लाई 0.70 मल्टीप्लाइड बाई 2, है ना। उसके बाद जो है कि अगर यहाँ पर 3 गाड़ी निकलेंगी उसके 10% चांस है ना, तो वो इतना आ गया 0.30, है ना। तो इस तरह से जो इसकी न्यूमेरिक वैल्यू है वो यहाँ पर आती है। एग्जाम्पल्स के तौर पे बहुत नॉर्मल एग्जाम्पल्स आप समझ सकते हो। जैसे कि भाई किसी ने कहा कि इनकम जो है कि तुम्हारी, आज तुम जो है कि 100 रुपीज आपकी इनकम होगी, है ना, उसके चांस हैं आपके 50% चांस है कि आपके 100% इनकम होगी। तो आदमी क्या मान के चलेगा मेरी 100% ही आज इनकम, मतलब 100 रुपीज इनकम होगी। किसी ने कहा कि आपकी 100 रुपये आज इनकम होगी और उसके चांस है 50%, है ना। तो क्या वो बंदा मान लेगा कि हाँ भाई श्योर मेरी 100 रुपीज इनकम होगी? वो क्या मानेगा कि 100 रुपए के आधे चांस है, 50% मतलब आधे चांस। तो वो ये मानेगा कि हाँ, तो वो कैसे कैलकुलेट करेगा, 100 मल्टीप्लाइड बाई 50% का मतलब क्या हुआ, माना 0.2, है ना। 50% भाई ऐसे तो हो गया, या ऐसे 100 माने का क्या कहा, 50% कैसे कैसे डिनोट करेंगे 0.5 से। तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 कर दें, या आप जो है कि 1/2 कर दें, तो ये किसकी वैल्यू कितनी निकलेगी, 50। तो ये जो मान के चलेगा वो कि मेरी यार 50 रुपीज इनकम होगी, है ना। तो वही यहां पर मैं शो कर रहा हूं। अब देखिए उसके बाद क्या है कि रिस्क एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वही है, उसका कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन हम यहां पर कवर करेंगे। देखिए अब देखिए रिस्क, देखिए कैसे, रिस्क का मतलब क्या हुआ, रिस्क का मतलब क्या हुआ कि आपने सोचा कुछ, ये किसी भी केस में आपने 1000 रुपीज वैल्यू सोची, लेकिन रिस्क ये है कि भाई वो जो है कि 1200 भी जा सकती है और 800 भी जा सकती है। भाई रिस्क कहाँ होता है, जैसे कि रिस्क में क्या होता है, वेरिएबिलिटी होती है, तो कुछ भी उसके आसपास भी कुछ हो सकता है ना। रिस्क क्या है कि वो एक फिक्स नहीं है, मतलब जो यहाँ पर एक जगह पे रहेगा, वो इट इज मूवेबल, या हम कह सकते हैं इट इज वेरिएबल, है ना। तो ये वेरी करेगा। तो यहाँ पर क्या है, द वेरिएबिलिटी ऑफ आउटकम्स मीजर्स
द वेरिएबिलिटी ऑफ आउटकम्स measures द डिग्री ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन एनी चॉइस ऑफ ए प्रोजेक्ट और स्ट्रेटजी फ्रॉम द वेरियस अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट। मतलब वेरिएबिलिटी जो है वही जो है कि डिसाइड करती है ना, वेरिएबिलिटी ऑफ आउटकम की आउटकम जो होगा वो कितना वेरिएबल होगा, है ना। मीजर करता है द डिग्री ऑफ रिस्क इन्वॉल्व, उसमें कितनी डिग्री रिस्क इन्वॉल्व है। अगर देखिए ज्यादा वेरिएबिलिटी है तो ज्यादा रिस्क है ना भाई। जैसे कि ज्यादा वेरिएबिलिटी से मान लो कोई शेयर है, अब उसका प्राइस क्या है कि ऐसे से जंप कर रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा हूँ ऊपर नीचे ऐसे ऐसे हो रहा है ना। जैसे कि उसकी वैल्यू क्या है कि कभी 100 हो जाती है, कभी यहाँ पर वो सीधा सीधा 500 हो जाती है, कभी सीधा सीधा जो है कि वो बिल्कुल जीरो जा रही है वहां पे। तो वो क्या है, बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा, मतलब कोई अगर उसमें 1000 रुपीज अगर डालेगा तो उसका वो जीरो भी हो सकता है भाई एक टाइम पे। शेयर जो है वो तो रहेंगे लेकिन उसके बाद जो है कि वो तो यहाँ पर क्या है कि तो यहाँ पर ज्यादा रिस्क क्योंकि वेरिएबिलिटी ज्यादा है। भाई वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल मतलब वो होता है जो वेरी करे यानी चेंज हो, है ना। तो जितना ज्यादा वेरी करेगा उतना ज्यादा रिस्क होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा था, नाउ द वेरिएबिलिटी ऑफ आउटकम मे बी मेजर्ड बाय द एवरेज डेविएशन ऑफ एक्चुअल वैल्यूज ऑफ इवेंट्स। देखिए अब वेरिएबिलिटी ऑफ आउटकम मे बी मेजर्ड, वेरिएबिलिटी कैसे मेजर होती है, बाय द एवरेज डेविएशन ऑफ एक्चुअल वैल्यूज ऑफ इवेंट। एवरेज डेविएशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई एक शेयर है वो बाई 20% से वेरी कर रहा है, ऊपर नीचे 20%, एक 30% वेरी कर रहा है, एक 40% वेरी कर रहा है। तो एवरेज कितना हो गया, एवरेज कितना होगा 20 प्लस 30 प्लस 40 अपॉन 3 केसेस हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया 50 90 अपॉन कितना हो गया 3, तो यहाँ पर कितना हो गया आपका 30% जो है कि आपका ये वैरी। तो यहाँ पर the variability of outcome may be measured by the average deviation of actual values of events of various outcomes from the expected value जो होती है, ठीक है, of the event with probability of each being used as weights। अब देखिए उनकी वहां पर प्रोबेबिलिटी, भाई अगर आप वेरिएबिलिटी जानना चाहेंगे तो सबसे पहले तो वेरिएबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी आएगा ना वेरिएबिलिटी के लिए जानने के लिए। तो यहाँ पर क्या है कि लेट x एंड x2 आर द इवेंट्स ऑफ टू आउटकम्स। x1 और x2 कोई इवेंट है, मान लो इवेंट का मतलब होगा जैसे कि मैं आप जैसे कि आप जानना चाह रहे हो कि जो कि कोई बॉक्स है ना, उसमें हम सपोज बॉल्स हैं, मान लो कि वाइट बॉल्स हैं, है ना, और उसमें रेड बॉल्स भी हैं, है ना। तो अब यहाँ पर ये इवेंट है कि उसमें रेड बॉल्स कितनी होंगी, ये प्रोबेबिलिटी ये एक ही हो गई, है ना, आर रेड बॉल्स की, और एक जो है कि उसमें वाइट बॉल, है ना। तो ये इवेंट आपकी होगी। तो यहाँ पर लेट x1 एंड x2 आर इवेंट्स ऑफ टू आउटकम्स एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इज p1 एंड p2, है ना। देन एवरेज डेविएशन b अब मेजर ऑफ रिस्क इज गिवन बाय, वो आपका कैसे मेजर होगा, p1 जो प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पर p1 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट, है ना, जो मान लो इस केस में रेड बॉल हो गई या उसको फर्स्ट को व्हाइट बॉल मान लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद जो है कि यहाँ पर इवेंट माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1। एक्सपेक्टेड वैल्यू मैंने क्या होता है आपके लिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू जैसे कि अभी उस टाइम पे क्या था, एक्सपेक्टेड वैल्यू कार के केस में, जैसे कि मान लो कि आपकी दो कार निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या थी 1 पॉइंट या 70% थी, है ना। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या निकाली थी 1 पॉइंट की, इतनी कार्स निकल सकती है वहां पे। मतलब ये तो देखो हम इकोनॉमिक्स में प्रोडक्ट को परफेक्टली डिविजिबल मानते हैं, ये तो कार हो नहीं सकती, लेकिन सिंस वी आर टेकिंग परफेक्टली डिविजिबल प्रोडक्ट्स तो वी कैन अज्यूम दिस, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि तो उसकी ये एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है ना, कि इतना, जैसे कि मैंने कहा ना कि 100 रुपए उसकी इनकम होनी थी, लेकिन क्या था उसका, भाई उसका जो है कि वहां पर क्या बताया कि चांस कितना है 50%, तो 0.50 तो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी निकली, तो उसने एक्सपेक्ट करा कि हाँ 50 रुपए तो वो कमाएगा। भाई अगर 100 रुपए उसकी इनकम होनी थी और 50 रुपए उसके 50% जो चांस थे उसके, तो वो क्या एक्सपेक्ट करेगा कि हाँ 50% में अगर आधी भी इनकम होती है तो 50 रुपए तो मैं कमाऊंगा। तो ये तो भाई एक्सपेक्ट व्यक्ति करेगा ना अपने आप से। तो वही क्या है कि यहाँ पर जो है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू प्लस P2 और x2 माइनस फिर से जो है कि आपका सेकंड इवेंट माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सेकंड इवेंट। न्यूमेरिकल से हम आगे कवर करेंगे, तो उसको हम यूज में लेंगे तब कुछ और क्लियर होगा आपके लिए। However, the most widely used measure of dispersion or variability, ठीक है, वेरिएबिलिटी और डिस्पर्जन एक ही बात है, ठीक है, इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन एक है मेथड है, उससे जो है कि वो बहुत ज्यादा यूज होता है, ज्यादातर जो है कि जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं ना, तो वो डेविएशन निकालना होता है तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला यूज करते हैं
द स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिफाइंड एज द, आपका कह सकते हैं कि एज द एवरेज ऑफ, इसे आप इग्नोर करिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, ठीक है, एवरेज ऑफ द स्क्वायर रूट, यहाँ पर एवरेज ऑफ द स्क्वायर डेविएशन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यू विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपली फॉर्मूला जो होता है आपका, है ना, यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन का, इसको हमको डेरिवेशन इसका भी नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि उसका कोई मैथ हम नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे, इसका डेरिवेशन की कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं, सिंपली हमको आपको ये याद करना है ना। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है वो सिग्मा से, इसकी केवल वैल्यू निकालने की आती है, तो आपको फॉर्मूला आपको बस लर्न करना है ना। तो यहाँ पर सिग्मा जो है, तो सिग्मा इक्वल टू रूट होल रूट, है ना, आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, सिंपली फिर आपको जो है कि क्या करना है, जो आपका एवरेज जो पिछले वाले केस में यहाँ पर आपने जो निकाला था, यहाँ पर आपने जो आपका एवरेज डेविएशन है ना, तो वही फॉर्मूला है, बस यहाँ पर पुट होता है, लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ पर स्क्वायर लग जाता है और उसके ऊपर रूट लग जाता है ना। देखिए यहाँ पर क्या है कि सिग्मा इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट, है ना, उसके बाद जो इवेंट फर्स्ट इवेंट है ना, माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ फर्स्ट इवेंट का होल स्क्वायर। यहाँ पर इस तरह से यह फॉर्मूला है, जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम यहाँ कवर करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि फिर सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन x1 x2 x3 आर आउटकम्स, ex इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ आउटकम व्हेन देयर इज n नंबर ऑफ आउटकम्स। तो देखिए आउटकम क्या है कि n नंबर हो सकती हैं, है ना, क्योंकि भाई लंबा कोई प्रोजेक्ट है तो उसमें तो लाखों में आउटकम्स हैं, तो हम क्या यहाँ पर इस तरीके से थोड़ी है, तो यहाँ पर ये वाला सिंपल ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाता है, सिग्मा सम कर लेते हैं पूरा, है ना, जो है कि यहाँ पर n ये आपका इनिशियल वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पर, तो इस तरह से हम उसको निकाल लेते हैं ना। तो ये जो है कि आप थोड़ा इसे हल्का सा याद कर लीजिएगा, है ना, ताकि जो है कि जब न्यूमेरिकल्स हो तो आप उनको सॉल्व कर देंगे। जब इकट्ठा 4 से 10 न्यूमेरिकल्स लगाते हैं, फॉर्मूला बेस्ड, फॉर्मूला याद करने से याद नहीं होता है, न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, उससे यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक वो याद हो जाता है। उसके बाद जो है कि रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ एंड चॉइस ऑफ ए पोर्टफोलियो। अब देखिए रिस्क रिटर्न ट्रेड क्या होता है, देखिए यहाँ पर दे रखा है द इंडिफरेंस कर्व ड्रॉन बिटवीन द रेट ऑफ रिटर्न एंड रिस्क इज नोन एज रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। देखिए यहाँ पर सिंपली आप कुछ भी नहीं है, बुक में जो है कि 2-2 3-3 4-4 पन्ने दे रखे हैं, पढ़ के जो है कि दिमाग आपका ऐसा लगेगा कि ये जो है कि ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग वे में उसका। यहाँ पर मैं यही काम करता हूँ कि मेरा मेन उद्देश्य ये रहता है कि आप डरे ना। इकोनॉमिक्स जो है कि बुक इतनी इतनी मोटी है कि आप उनको देख के ही आप जो है कि हथियार डाल देंगे, आपको लगेगा कि नहीं जो है कि अब आगे, लेकिन जो है कि उसका सिंपली जो है कि यहाँ पर जो निचोड़ मैंने यहाँ पे निकाला है ना, ये आपको कहीं मिले, क्योंकि मैं अपनी लैंग्वेज में यहाँ पे नोट्स बनाता हूँ। तो ये जो है कि द इंडिफरेंस कर्व आप जानते हैं, इंडिफरेंस कर्व जहां पर इंडिफरेंट हो, कंज्यूमर इंडिफरेंट हो, वो ऐसा कर्व हो जिसके हर किसी पॉइंट पे उसको सेम सेटिस्फेक्शन मिले, यहाँ पर हर किसी पॉइंट पे सेम सेटिस्फेक्शन मिले, तो ऐसा कर्व ड्रॉन। अब जैसे कि कंज्यूमर जो इंडिफरेंस कर्व में क्या होता है, प्रोडक्ट ये वाला आपका ए प्रोडक्ट होता है, ये आपका कोई बी प्रोडक्ट हो गया है, अब वहां पे एक प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन होते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर इस वाले केस में क्या है कि यहाँ पर प्रोडक्ट ना होकर के बजाय यहाँ पर वो इंडिफरेंट कर्व जो बना होता है वो किसके बीच में बना होता है, बिटवीन रेट ऑफ रिटर्न, कितने परसेंट उसको रिटर्न मिलेगा, एंड द रिस्क, कि कितना वो रिस्क लेगा। यहाँ पर जो है कि ये देखिए यहाँ पर बना हुआ है कि कितना वो रिस्क लेगा और कितना जो है कि रेट ऑफ रिटर्न होगा। अब चूंकि इंडिफरेंस कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड होता है, वो क्यों होता है, क्योंकि वहां पर एमआरएस होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि जैसे अगर एक प्रोडक्ट बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, या दूसरा बढ़ेगा तो पहला कम होगा, जो भी है ना, नेगेटिव रिलेशन होता है कॉम्बिनेशंस में। लेकिन यहाँ पर ये पॉजिटिवली स्लोप्ड है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशन है। अब आप ही बताइए कि भाई अगर आपको ज्यादा पैसा चाहिए तो आपको ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा, बताइए आप। सिंपल सी बात है, कहीं आप बुक सब छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए, आंख बंद करके सोचिए, नॉर्मल किसी ने आज तक किताब उठाई नहीं, अंगूठा टेक है, लिखा उसने कभी नहीं जीवन में, उससे आप इतना पूछिए कि भैया अगर ज्यादा पैसा कमाना है तो ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा या कम रिस्क, वो भी कहेगा अगर तुम्हें ज्यादा पैसा कमाना है भाई ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा। सीधी बात भाई, कोई धंधा हो, बिजनेस हो, देखिए भाई क्या बिजनेस मान लीजिए आप कोई भी है, तो अगर आपको इतना पैसा कमाना तो आप इतना उसमें उसके बिजनेस छोटा आप खोलोगे। अब बिजनेस खोलने में तो भाई रिस्क तो रहता ही ना, कोई सा भी आप ले लो बिजनेस, है ना, कि भाई चला नहीं चला, ये तो 2 कंडीशन तो हर केस में होती है ना। लेकिन आपको इतना पैसा कमाना है तो भाई उस तरीके से भाई इतना मोटा पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, है ना।
पैसा कमाने का मतलब रेट ऑफ रिटर्न, क्योंकि भाई जो हम कैपिटल लगाते हैं तो वो प्रॉफिट क्या होता है, उससे रिटर्न क्या मिल रहा है, उसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है ना। तो इसीलिए जो है कि ये पॉजिटिवली स्लोप, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आपका जो है कि रिटर्न आप बढ़ाने की कोशिश करोगे वैसे वैसे आपका रिस्क बढ़ेगा, है ना। ये चीज हुई, जैसे जैसे आपका देखिए यहाँ पर रिटर्न बढ़ रहा है तो रिस्क भी बढ़ रहा है, यहाँ पर रिटर्न हुआ तो यहाँ पर रिस्क भी, यहाँ पर आपने यहाँ पर रिटर्न आपने अगर आठ करा तो आपका रिस्क 0 है। यहाँ पर आप देखिए इसी में समझ लीजिए, 8 आपने रिटर्न करा, 8 रिटर्न चाह रहे हो 8%, है ना, तो आपका रिस्क 0 है। जैसे कि आपका सपोज बैंक में पैसा पड़ा सेविंग अकाउंट में, अब उस पर आपको मालूम है 7% ब्याज मिलता है उस साल में, तो आदमी निश्चिंत है, सो रहा है आराम से, टेंशन फ्री, घोड़े बेच के सो रहा है, उसे मालूम कि कुछ नहीं, पैसा कहीं जाएगा नहीं, बल्कि जो है कि 8% आ रहा है। लेकिन अब वो सोचे कि नहीं भाई, कुछ ऐसा हो सकता है कि 8 की जगह मुझे 12% मिले, 8 की जगह मुझे क्या 12% मिल सकता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा भाई, उसको जो कि बैंक तो देगी नहीं, भाई बैंक थोड़ी देगी कि नहीं तुम आ जाओ, तुम्हारे लिए भाई 12% अलग से निकाल देंगे, ठीक है, तुम हमारे जानने वाले, ऐसा होता नहीं है। बैंक में सब सबके लिए नियम बराबर है, आरबीआई नियम तय करता है जो भी है। तो यहाँ पर क्या है कि जो 12% अगर उसको चाहिए तो उसको क्या, या तो वो बिजनेस करेगा, भाई वो पैसा निकाले, या तो वहीं बिजनेस करे जाके। अब भाई चूंकि बिजनेस करेगा तो ऐसा तो नहीं कि जो बिजनेस का चलेगा 12% ब्याज भी मिलेगा, ऐसा तो नहीं भाई। भाई ये कैसे संभव है कि उसने 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाया, अब जो है कि 1,12,000 वो बना ही लेगा, भाई चला नहीं चला, ये तो आप सभी लोग समझ सकते हो। तो भाई अगर उसने बिजनेस मान लीजिए, अगर उसने वो अपना खोलेगा, या सपोज बिजनेस ना खोल के वो कुछ भी दूसरा काम कर रहा है, सपोज जैसे वो म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दे रहा है, लेकिन म्यूचुअल फंड का जो विज्ञापन आता है ना, तो उसमें क्या लिख के बाद में कंडीशन अप्लाइड एंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड दुनियादारी लिख के बाद में छोटा सा बोल देते हैं फर्राटेदार उसमें, जो ताकि कोई सुन ना पाए, लेकिन हम सुन लेते हैं भाई, हमें तो जो है कि इकोनॉमिक्स के ही छात्र हैं हम लोग। तो उसमें क्या है तो उसका क्या मतलब हो कि रिस्क है वहां पे इन्वॉल्व, है ना। तो अगर वहां पे पैसा लगाने जाएगा तो रिस्क, तो जैसे जैसे वहां पर रिस्क बढ़ा, मतलब 0 रिस्क था उस टाइम पे पहले बैंक में, लेकिन अगर उसको यहाँ पर इतना चाहिए, है ना, 12% चाहिए, तो रिस्क अब 12%, ये है इंडिफरेंस कर्व, है ना। तो यहाँ पर वो अभी ये था 8, तो यहाँ पर यहीं पे कर्व था 0 रिस्क, लेकिन अब यहाँ इतना चाहिए, तो अब रिस्क क्या आएगी, तो उसको रिस्क इतना 0.5 उसका रिस्क बढ़ गया, इतना हो गया, मतलब इतना हो गया यहाँ पर, मतलब रिस्क उसका बढ़ गया। अब वो चाहे नहीं मुझे और चाहिए, मैं 12% में संतुष्ट नहीं, मुझे 18% रिटर्न चाहिए। अगर 18% रिटर्न चाहेगा तो उसका क्या होगा, रिस्क जो है कि वो यहाँ से यहाँ, मतलब यानी कि उसका सीधा सीधा जो है रिस्क इतना हो जाएगा, जिसके स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू है वो आपकी 1 हो जाएगी, है ना। तो जैसे जैसे अगर वो मान लो 24% रिटर्न जाएगा, है ना, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा भाई, फिर ऐसे जगह जो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल प्लेसेस हैं आज की डेट में, जैसे क्रिप्टो करेंसी, जो कि बिल्कुल तरीके से बिल्कुल अब बर्बादी हो गई उसमें लोग, है ना। तो उसमें मैं इसलिए कह रहा हूँ, हंसी इसलिए आ रही क्योंकि मैं भी इसी टाइम पे जो है कि क्रिप्टो, आज भी बहुत पैसा पड़ा हुआ है ना। तो उसमें जो है कि बहुत अच्छी चीज थी वो एक टाइम पे, लेकिन जो है कि और उसको आप गलत नहीं कह सकते हैं। इट इज द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इट इज द मोस्ट, आई कैन से मोस्ट हाई लेवल एडवांस एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, है ना। तो और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या बहुत सी गवर्नमेंट इसलिए उसे अडॉप्ट नहीं कर रही है क्योंकि मतलब वो जो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है ना। तो यहाँ पर देखिए, या तो इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो है कि हमको अवेयर करा जाए उसके लिए, बहुत ज़्यादा उसके लिए अवेयरनेस फैलाई जाए, और अवेयरनेस फैलाई जाए तो वो एक साथ पॉसिबल है नहीं, है ना। और उस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए पूरा सिस्टम जो है कि वो पूरा से आपको कहते हैं रिस्ट्रक्चर्ड करना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए उसको अडॉप्ट नहीं करा जा सकता है अभी, है ना। तो इसीलिए जो है कि कहते नहीं कि, तो उसमें अगर उसको चाहिए मान लो कि 24, क्या उसमें तो 100 दो उसमें तो रिटर्न इतना, मतलब लाखों परसेंट रिटर्न, लेकिन उसमें बिल्कुल भाई, या मैं यहाँ पे कहूंगा बिल्कुल छुए मत, देखे मत, जाके खोले मत ना, उसके बारे में चेक करें, है ना। बहुत ज्यादा वॉलेटाइल वो होती है मार्केट, तो वहां भी लोग चले जाते हैं क्योंकि उनको फिर वहां पे पूरा पूरा रिस्क लेते हैं वो, है ना। तो उसमें रिटर्न्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे एक टाइम पे मिले, लेकिन हाँ रिस्की है, तो वो एकदम, तो अब चूंकि बीइंग इकोनॉमिक पर्सन, तो यहाँ पर शेयर मार्केट और ये सब सारी चीज़ें जो है कि मैं आपसे नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ आई हैव सीन, आई हैव, कहते नहीं घाट घाट का पानी पीना, तो वो सब देख लिया है मैंने। तो तो उसमें जो है कि और अच्छी चीज़ें भी हैं वहाँ पर, अच्छी है नहीं कह सकते आप, जो खराब कुछ नहीं है आज की डेट में, इफ़ यू आर अवेयर, ओके, एंड इफ यू आर
रैशनल कंज्यूमर कस्टमर, तो आप वहाँ पर इतना दिमाग लगा सकते हो सारी चीज़ें, तो वो आपको आप यू कैन डू वेल ओवर देयर आल्सो। शेयर मार्केट में हमारा कितना अच्छा, देखिए इंडियन काफ़ी लोग हैं तो अच्छा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए जितना ज़्यादा रिस्क यहाँ पर है ना, तो उतनी ज़्यादा रिटर्न आपको जो है कि आपको मिल सकता है। अब देखिए यहाँ पर जो है कि एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, देखिए आगे जो है ये आपका, चलिए पहले बजट फ्रंटियर पढ़ लेते हैं ना। बजट फ्रंटियर यहाँ पर एक ये चीज़ थी, जैसे कि ये वाला जो है, देखिए यहाँ पर ये वाला मैं आपको ये समझाना चाह रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। मैं चाहता तो इसका अलग से यहाँ पर रिस्क एवर्स डायग्राम बनाता, अलग तो ब्रॉड हो जाता। ब्रॉड हमको चीज़ें नहीं करनी है ना, जो है कि जिसको, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा जो है कि आपको टाइम ना खराब करते हुए चीज़ों को समझना है, दिमाग में डालना है ना। तो यहाँ पर देखिए रिस्क, हाई रिस्क अवर्स, इसका मतलब क्या हुआ कि ये व्यक्ति, रिस्क अवर्स क्या होता है, रिस्क अवर्स का मतलब होता है हेटर, जिसे रिस्क से नफरत है, वो रिस्क नहीं लेना चाहे, डरता है रिस्क से, है ना। तो अगर वो रिस्क अवर्स पर्सन होगा तो उसके लिए थोड़ा इस तरह से आपको हम कह सकते हैं स्टीपर, जो इंडिफरेंस कर्व होगा उसका स्टीपर होगा। और अगर रिस्क लवर होगा, वो अगर वो रिस्क से नहीं, हाँ रिस्क लवर या लेस रिस्क अवर्स, या वो लेस रिस्क अवर्स है, यानी नफरत कम करता है, या वो रिस्क लवर है हम कह सकते हैं, है ना। यहाँ पर हम लवर इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये जो है कि उसका दूसरा केस है ना। लेकिन रिस्क अवर कम, लेस रिस्क अवर्स है या लवर है, तो वो यहाँ पर जो है कि उसका थोड़ा हॉरिजेंटल है ना, आपका फ्लैटर आपका कर्व बनेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये ऐसा इसलिए क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर वो रिस्क हिटर है ना, तो देखिए वो बहुत कम, जैसे कि वो जो है कि क्या कर रहा है कि देखिए, मैं आप यहाँ पे खुद देख लीजिए कि यहाँ पर वो रिटर्न की अपेक्षा रिटर्न ज्यादा मांग रहा है, वो रिटर्न ज्यादा और रिस्क कम ले रहा है। कैसे, देखिए यहाँ पर उसने, अभी इस वाले केस में देख लीजिएगा कि यहाँ पर उसका अगर हम रिटर्न देखें 0.5 जो रिस्क है ना, तो यहाँ पर वो रिटर्न ये मांग रहा है, ये अगर आप इसे मिलाए जाके तो ये समथिंग आपका 14 बन रहा है, कि मतलब जो कि वो 14% यहाँ पर जो न्यूट्रल पर्सन है, या कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका इस वाले केस में कर ले, ये वाला कर लें, है ना, तो यहाँ पर ये बनेगा जाके समथिंग आपका जो है कि 9 भी बनेगा, ठीक है। तो जो रिस्क जो है कि लवर पर्सन है ना, तो वो क्या कह रहा है कि मैं 9% के लिए आधा रिस्क ले लूंगा, है ना। 9%, मेरा 1% मिले, मतलब वो इतने कम रिटर्न के लिए, ठीक है, इतने कम कमाई के लिए वो रिस्क ले रहा है, इतना रिस्क ले रहा है ना। और जो रिस्क हेटर है, जिसे रिस्क डर लगता है, वो कहता है कि मैं इतना रिस्क तब लूंगा जब मुझे 14% मिलेगा, मैं इतना रिस्क तब लूंगा जब मुझे 8% में मैं संतुष्ट हूँ। भाई 8% में ही मैं संतुष्ट हूँ, मेरा पैसा बैंक में बढ़ा रहा है, मैं सोता रहा हूँ, बस ब्याज आता रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, सुकून की नींद हम सोएंगे। ये जो है ये व्यक्ति कौन है, ये जो है कि रिस्क अवर्स है, रिस्क हेटर है, रिस्क नहीं लेना चाहता है, डरता है। ये वाला व्यक्ति ये जा रहा है, ये व्यक्ति जा रहा है, ये वाला इंडिफरेंस कर इसका, ये है ना। ये कह रहा है कि मैं आधा रिस्क तब लूंगा जब जो है कि 14% मुझे, और ये कह रहा है जो रिस्क लवर है, वो रिस्क बहुत तगड़ी लेना चाह रहा है, वो कह रहा है 1% बढ़ जाए मैं आधा रिस्क लूंगा, 9% ही कर दो मेरा, तो धंधा कौन खोल लेगा ऐसा व्यक्ति, है ना। या वो कहेगा यहाँ पर इस वाले केस में, वो कहेगा 12% के लिए मैं एक सीधा सीधा जो स्टैंडर्ड डेविएशन उसकी वैल्यू एक कर दूंगा, मतलब बहुत ज्यादा रिस्क ले लूंगा, एक रिस्क ले लूंगा, है ना, एक वैल्यू उसकी है, मतलब जो कि पूरा पूरा रिस्क ले लूंगा, है ना। तो आप जो है कि 12% के लिए, ये कह रहा है भाई पूरा पूरा रिस्क तब लूंगा जब 24% मिलेगा मुझे, है ना। तो ये चीजें हैं, तो इसमें जो है कि, तो ये आप समझ लीजिएगा कि रिस्क एवर्स है उसका स्टीपर कर्व होता है, और जो रिस्क आप कह सकते हैं कि यहाँ पर लवर है, ठीक है, तो वो जो उसका कर्व क्या होता है, फ्लैटर होता है, इंडिफरेंस कर्व जो कि बनता है आपका। मैं आपको बता दूं कि रिस्क रिटर्न ट्रेड में और जो है कि रेट ऑफ रिटर्न के बीच में, है ना। उसके भी बाद जो है कि यहाँ पर, एक मिनट, बजट फ्रंटियर, कि बजट फ्रंटियर फिर वही बात आ गई, भाई आप जो है अपना कॉम्बिनेशन कब बनाओगे, जब पैसा होगा तभी तो आप कॉम्बिनेशन बनाओगे अपना। जब पैसा ही नहीं तो कैसे कॉम्बिनेशन बना लोगे, कैसे आप ले लोगे कि नहीं इतने इतने पैसे का मैं ये शेयर खरीदूंगा, इतने पैसे का ये शेयर खरीदूंगा, जब जब पैसा होगा तभी तो आपका, जब बजट एक लाइन होगी तभी बनाओगे। तो वही सेम यहाँ पर, बस इसकी डेफिनेशन आप यहाँ पे थोड़ी हल्का सा अंतर है वो आप समझिएगा। यहाँ पर टू एक्सप्लेन द चॉइस ऑफ एन ऑप्टिमम पोर्टफोलियो,
देखिए भाई, ऑप्टिमम का मतलब है कि भाई इक्विलिब्रियम, हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन, वो वाला केस हमने पढ़ा था ये यहाँ पर ऐसे ऐसे करके, ऐसे वो इंडिफरेंस कर्व में ऑप्टिमम, मुझको क्या चाहिए, ऑप्टिमम चाहिए, ये है नहीं जाएंगे इस पे, है ना, ये है नहीं जाएंगे, ये है जा ही नहीं सकते, है ना, ये है इसके इस पॉइंट पर नहीं जाएंगे हम, पॉइंट नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे यहाँ पर, इससे ऊपर तो कुछ बढ़ नहीं सकता इस बजट में, इससे ऊपर तो सेटिस्फेक्शन है ही नहीं, है ना। तो यहाँ भी क्या है कि उसको ऑप्टिमम पोर्टफोलियो, उसको ऐसा पोर्टफोलियो बनाना है, उसको अपने झोले में ऐसे शेयर डालने हैं कि उसको लगे कि ये ऑप्टिमम है, कि इससे ज्यादा प्रॉफिट उसके लिए, उसका हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन हुआ ना, कि इससे अच्छा पोर्टफोलियो नहीं बन सकता था, ये मैंने जो ऐसे शेयर चूज करे हैं कि जो हाईएस्ट रिटर्न देंगे मुझे, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि और लेस, कम से कम रिस्क है उसका। तो टू एक्सप्लेन द चॉइस ऑफ ऑप्टिमम पोर्टफोलियो, वी वी नीड अनदर concept जनरली कॉल्ड एज बजट फ्रंटियर। A budget frontier which represents the combination of risk and return that are obtainable with the given available fund, है ना, पैसा कितना है उससे ये बनता है ना। फ्रॉम मिक्स्ड पोर्टफोलियो, मिक्स्ड भाई, आपने यहाँ पर टाटा के शेयर डाल दिए, यहाँ पर आपने रिलायंस के शेयर डाल दिए, यहाँ पर आपने कुछ और डाल दिया, मान लो कि यहाँ पर सपोज आईसीआईसीआई बैंक के शेयर डाल दिया आपने, है ना। पोर्टफोलियो ऑफ टू एसेट्स, अब यहाँ पे ये दो का डायग्राम दे रखा है, दो एसेट का, है ना। तो यहाँ पर टू एसेट कई भी हो सकते हैं ना। से यहाँ पर एग्जांपल लिया है मैंने इंडिगो एयरलाइन, भारत पेट्रोलियम, है ना। द एक्सपेक्टेड रिटर्न, अभी एक्सपेक्टेड, भाई एक्सपेक्टेड वैल्यू आपने निकालना सीखा था, एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है कि मान लो कि कोई एक शेयर है, ठीक है, अब जैसे मान लो 100 रुपए का था, 100 रुपए उसके उसकी वैल्यू है, लेकिन उसका अब 100 रुपए उसकी वैल्यू, जैसे कि अभी जो है कि 70 रुपए मान लो वैल्यू है ना। और आप चाह रहे हो उसकी 100 रुपए वैल्यू आपको मिले, लेकिन 100 रुपए वैल्यू जाने का चांस क्या है, केवल 40% चांस है ना। तो आपने क्या निकाला था कि भाई एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या निकाल आएगी, इस भाई 100 रुपए मिलने के चांस है, लेकिन उसका 100 रुपए मिलने का चांस, लेकिन उसका कितने चांस है, 40%, है ना। तो भाई 40% है तो उसकी वैल्यू कितनी, मतलब आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू जो निकाली कि एक्सपेक्ट आपने जो कर लिया कि 40 रुपए एक्सपेक्ट आपने कर लिया कि एक्सपेक्ट उससे। इस वाले केस में आपको पता ना कि भाई व्यक्ति 100 रुपए कमाने जा रहा है, उससे किसी ने कह दिया कि यार भाई, लेकिन जो कि 50% चांस है तुम्हारे कमाने के, है ना। जो भी उसके जानने वाले थे कि यार थोड़ा मंदा है जो भी है ना, तो उसने मान लिया कि 50 रुपए तो भाई कमा ही लेंगे, है ना। तो क्योंकि यहाँ पे अब, लेकिन अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू निकल, लेकिन यहाँ पर अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात आए, तो रिटर्न के लिए मतलब जहां जहां उसने इन्वेस्टमेंट करा है टोटल, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया है कि डब्ल्यू आई अपॉन, डब्ल्यू आई यहाँ पर क्या हो गया, द प्रोपोर्शन ऑफ ए गिवन फंड्स इन्वेस्टेड इन इंडिगो, प्रोपोर्शन ऑफ ए गिवन फंड, उसने कितना फंड जो है कि उसने इन्वेस्टमेंट करा, एक मिनट, वेट अ मिनट। देखिए, तो यहाँ पर द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ टू पोर्टफोलियोज इज गिवन बाय, है ना। तो यहाँ पर आरपी मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न, है ना, पी का मतलब एक्सपेक्टेड, है ना, रिटर्न, आर फॉर रिटर्न, है ना, इज डब्ल्यू आई, है ना। यहाँ पर मैं इरेज कर देता हूँ, ये थोड़ा थोड़ा मैंने गलत कर दिया यहाँ पे। देखिए अंडरलाइन बन के आ रहा है भाई, एडिटिंग में जो है कि वो जा ही नहीं रहा था, बहुत कोशिश मैंने कही, जा ही नहीं रहा था। अब हो सकता है कि ज़्यादा थोड़ा इसमें और करता तो ये जाता, है ना। तो ये नहीं गया क्योंकि इनको ग्रामेटिकली जो है कि सही मीनिंग चाहिए। अभी ग्रामेटिकली मैं कैसे इसको सही करता, है ना, यहाँ पर, इसलिए ये नहीं हुआ। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आरपी ये टोटल आपका जो है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो ऑफ टू एसेट्स, आर आई क्या है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, है ना, कितने रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, ये वाला 10% मिलेगा, जैसे मैंने यहाँ पे कहा 40% मिलेगा, है ना। उसके बाद जो है कि यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम टाटा स्टील, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इंडिगो एयरलाइन कर गया, यहाँ पे भारत पेट्रोलियम होगा, यहाँ पर भारत पेट्रोलियम, तो आप समझ लीजिएगा, राइटिंग बहुत बुरी है इसलिए आज ये बना के लाया हूँ। उसके बाद जो है कि डब्ल्यू आई, ये आपका हो गया था प्रपोर्शन ऑफ ए गिवन फंड्स इन्वेस्टेड इन इंडिगो, जैसे कि उसके बाद जैसे मान लो उसके बाद भाई 1000 रुपया था, तो उसने क्या करा, मान लो कि इसमें आपने उसने इंडिगो में मान लो लगाया कि 400 रुपया, और उसने मान लो कि टाटा स्टील में लगाया कितना बचा हुआ, 600 रुपया। डब्ल्यू ये दूसरा वाला क्या, रिमेनिंग प्रोपोर्शन ऑफ फंड, अब 1000 उसने खर्च कर, 400 खर्च कर दिया, 600 बचा। अब इसका जो है कि अब देखिए यहाँ पर ये तो हो गया किसकी वैल्यू, ये हो गई आपकी डब्ल्यू आई की वैल्यू, है ना।
और ये आपकी WT की वैल्यू हो गई है ना। और यहाँ पर अभी अगर मुझको निकालना है क्या, RP निकालना है, तो ये क्या है, तो यहाँ पर WI की वैल्यू से हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं, आपकी RI की वैल्यू। अब RI यहाँ पे मान लो कि 400 जो है कि ये चांस इसके जो है कि भाई ये जो इसकी इस वाले शेयर के चांस कितने हैं आपके यहाँ पर, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ टू एसेट्स है ना, ये वाला रेट ऑफ रिटर्न ऑफ फ्रॉम इंडिगो एयरलाइन, मतलब उसके जो है कि रेट ऑफ रिटर्न के चांस क्या है, मान लो कि 60% है। और इसके मान लो कि रेट ऑफ रिटर्न के चांस मान लो क्या है, सपोज इसका भी मान लो कि मान लो 30% है ना। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर मान लो कि आपका क्या हो जाएगा कि आपका इसकी वैल्यू 400 इंटू आपका 0.60% से मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से, है ना। तो आपका ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 240 प्लस ये आपका हो जाएगा 180। तो यहाँ पर भी एक्सपेक्टेड क्या है, ये आपका टोटल रिटर्न क्या निकल के आएगा यहाँ पर टोटल रिटर्न यहाँ पे निकल के आएगा आपका, एक मिनट, 420, बहुत वैसी वैल्यू निकल के आई है ना, 420 वैल्यू जो है कि इतनी निकल के आई है कुल मिला के, ठीक है। तो यहाँ से हम ऐसे निकाल सकते हैं नोट। अब यहाँ पे नोट करिए कि यहाँ पर इक्वल टू 1, ये आपका ये वाला जो पोर्शन WI है ना, और ये WT ये इक्वल टू 1 होता है ना। अब देखिए इक्वल टू 1 का मतलब ये हुआ है कि यहाँ पर जो है एक मिनट, इक्वल टू 1 इसलिए हुआ है कि यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर जो ये WI है, मैं यहाँ पर मिस्टेक कर गया कि ये जो है कि प्रोपोर्शन है ना, ये जो है WI क्या है, यहाँ पर आप इसको प्रोपोर्शन ये मान के चलिए, द प्रोपोर्शन ऑफ ए गिवन फंड्स इन्वेस्टेड इन इंडिगो एयरलाइन। तो जैसे 1000 रुपया था, है ना, अब 400 रुपया खर्च करा, ठीक है, तो 1000 का कितना प्रोपोर्शन है, 1000 का कितना, ये 0.4 प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पर भी ये 0.4 ही रहेगा, ये पॉइंट, है ना, और यहाँ पर ये 0.6 प्रोपोर्शन, 0.6। तो ये प्रोपोर्शन ये इतना 1 इसलिए रहेगा क्योंकि जो भी, क्योंकि भाई अगर आपने मान लो 0.4 इधर खर्च कर दिया तो बचा तो 0.6 ही है ना, अगर दो प्रोडक्ट हैं। तो इसलिए इनकी जो है कि वैल्यू जो है 0.6 इसलिए बचा क्योंकि हमने माइनस से 1 माइनस 100% में से 40% खत्म कर दिया, तो इतना 0.4 माइनस कर दिया, तो 0.6 बचा है ना। तो यहाँ पर इसीलिए इनकी वैल्यू 1 होगी। तो ये जो है कि यहाँ पर ये मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो है कि यहाँ पर वो बढ़िया रहा, ये 420 वैल्यू निकाली, वो चली गई, है ना। तो यहाँ पर जो आपका रिटर्न, ये जो आपका रेट ऑफ, हाँ ये रेट ऑफ रिटर्न है भाई, ये वैल्यू ऑफ रिटर्न नहीं है ना। तो रेट तो भाई उसमें निकलेगा, 100 से वैल्यू कम होगी जो परसेंटेज में होगा, है ना। तो जो है कि ये कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया 0.24 प्लस 0.18 ना। और ये बहुत अच्छी सी वैल्यू निकल के आई है। मैं आपको बता दूं, फिर से आपकी वैल्यू वही निकल के आई है, लेकिन इस बार जो है 42 है ना। तो ये जो है कि 42% ये रेट ऑफ रिटर्न है। कुछ न्यूमेरिकल्स हम आगे करेंगे तो उसमें सीखेंगे कैसे क्या निकलना है। उसके बाद जो है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये से कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं। ये आपका है एरोप्रेट कोफिशिएंट ऑफ रिस्क एवर्सन। इसमें क्या होता है, इससे हम क्या करते हैं, द मेजर ऑफ एब्सोल्यूट रिस्क एवर्सन इज गिवन बाय, है ना। तो जैसे कि मेजर ऑफ एब्सोल्यूट रिस्क हमको अगर मेजर करना है तो ये यूटिलिटी है ना, कि यूटिलिटी का डबल डेरिवेटिव है ना, अपॉन जो है कि उसका सिंगल डेरिवेटिव। मान लो सपोज यूटिलिटी फंक्शन जो है कि यहाँ पर ये जो भी दे रखी है, नहीं यहाँ पर तो ये निकालेंगे, यूटिलिटी जो है कि फंक्शन यहाँ पर मान लो कि दे रखी है एक्स क्यूब, है ना। तो अगर मान लो उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, सिंगल डेरिवेटिव इसका क्या हो जाएगा भाई, मतलब जो n है, देखिए x टू दी पावर n का डेरिवेटिव कैसे निकलता है, n और x n-1, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि भाई ये क्यूब है, तो 3x और 3-1 ये हो जाएगा 3x, ठीक है ना। और अगर इसका डबल डेरिवेटिव करना तो इसका मतलब इस सिंगल डेरिवेटिव इसका दोबारा से डेरिवेटिव, है ना। तो u डबल एक्स डबल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा इसका आ जाएगा विथ 3, तो कोफिशिएंट हो गया इसका ये फिर से 2 आगे आ जाएगा, और x 2-1 ये आ जाएगा आपका 6x, ठीक है। अब यहाँ पर भाई क्या है, इसकी वैल्यू निकालनी है अगर हमको, जो आपका आ गया है कि एब्सोल्यूट रिस्क, है ना। तो ये आपका हो जाएगा माइनस डबल डेरिवेटिव टर्म क्या हो गई हमारी 6x, सिंगल डेरिवेटिव टर्म हमारी क्या हो गई है भाई 3x², ये है ना 3x², है ना। x x कट गया है ना 2, तो यहाँ पर -2 अपॉन कितना हो गया भाई 2 अपॉन यहाँ पे क्या हो गया, ये जो है कि हमारी वैल्यू आई है। तो ये आप फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, है ना। इस तरह से डेरिवेटिव निकाल निकाल के जो भी आप उसके आंसर दे सकते हैं, ठीक है।
तो अभी के सेशन में इतना ही था, है ना। न्यूमेरिकल्स जो है कि थोड़ा आउट ऑफ टाइम हो रहा है, तो हम नेक्स्ट सेशन में न्यूमेरिकल्स का मैंने ये सोचा है कि देखिए न्यूमेरिकल्स क्या करेंगे, उसका एक अलग से सेशन लेंगे, है ना। जो भी सेशन रहेगा 2 घंटे 3 घंटे का, उसमें सारे न्यूमेरिकल्स हम कवर करेंगे, है ना। सेपरेट वीडियो भी डाल दूंगा अलग अलग टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स पे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में पूरा न्यूमेरिकल्स ही करेंगे हम, ठीक है। प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल्स हैं वो हम लेकर के आएंगे, जो यूजीसी नेट में टीजीटी पीजीटी हर जगह जो पूछे गए हैं, है ना। तो वो हम यहाँ पर कवर करेंगे, है ना। एक पार्ट यहाँ पर छूटा है जो मुझे आपको बताना है, वो ये है कि यहाँ पर आपका इरेज कर लेता हूँ थोड़ा। यहाँ पर एक मिनट, बेटा मिनट, पार्ट में भूल गया हूँ कौन सा है यहाँ पर आपका। और अच्छी बात है, कंज्यूमर बिहेवियर का ये लास्ट चैप्टर है, कंज्यूमर बिहेवियर का ये लास्ट चैप्टर है। कल से जो है कि हम स्टार्ट करने वाले हैं वो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस, जिसमें कि बहुत अच्छा ये जो है कि इसमें कुछ चैप्टर्स हैं, और ये थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस बहुत इंटरेस्टिंग, ये आपका क्या है, तो ये आपका पूरा आगे का पार्ट है। तो इसमें आपका जो है कि कॉस्ट एनालिसिस, लीनियर प्रोग्रामिंग, सप्लाई एंड इलास्टिसिटी, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्ट फंक्शन वगैरह जो भी है, फैक्टर कम्बिनेशन वगैरह, वो सारा कुछ इसमें हम पढ़ाई जो समझेंगे, ठीक है। इसमें जो है कि आपका एक छूट गया है, वो है आपका, हाँ हाँ, रिस्क प्रीमियम, है ना। रिस्क प्रीमियम जो है कि वो यहाँ पर हमारा जो है कि तो ये जो रहता है, ये रहता है द डिफरेंस बिटवीन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन ए रिस्की इन्वेस्टमेंट एंड द रिटर्न ऑन ए रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। देखिए हाँ, ये जो है कि ये आपका है कि टर्म है आपकी रिस्क प्रीमियम, है ना। तो देखिए रिस्क प्रीमियम क्या होता है, तो हम यहाँ पर इसको नोट कर लेंगे। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हम ले लें इसको, यहाँ पर रिस्क प्रीमियम, मैं कभी लिखता नहीं हूँ, इतना बढ़िया, है ना। रिस्क प्रीमियम, तो यहाँ पर, तो यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन क्या है कि डिफरेंस बिटवीन नॉन रिस्की एंड रिस्की रेट ऑफ रिटर्न, आरओआर, है ना। ये डिफरेंस बिटवीन नॉन रिस्की एंड रिस्की रेट ऑफ रिटर्न। देखिए अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जैसे कि अभी ये सपोज रेट ऑफ रिटर्न 12 है ना। तो यहाँ पर आपका रिस्क प्रीमियम कितना है, रिस्क प्रीमियम यहाँ पे आपका कितना, जब आपने रिस्क नहीं लिया तब आपका रेट ऑफ रिटर्न क्या था, 8, और जब आपने रिस्क लिया तब आपका हुआ 12। तो यहाँ पर आपका रिस्क प्रीमियम जो है वो आपका हो गया 12 माइनस 8 इक्वल टू 4, है ना। इस वाले पॉइंट पे यहाँ पर जब आपका जो है कि आर वाई 18 है, तो यहाँ पर आपका रिस्क प्रीमियम हो गया है 18 माइनस आपका 8, इतना सा है। ऐसे क्वेश्चंस आपके नेट में तो नहीं पूछे जाएंगे इतने सिंपल कि ये डायग्राम दे रखा है, हाँ, लेकिन टीजीटी पीजीटी में जरूर ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि आप यहाँ पर कोई डायग्राम दे रखा है और उन्होंने पूछ दिया कि यहाँ पर मान लो कि ये वैल्यू आपकी 3 है, यहाँ पर उन्होंने दे रखा है कि ये वाला यहाँ पर इसकी वैल्यू 20 है, बताइए कि रिस्क प्रीमियम क्या है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 5 है, ठीक है, 4 है, 9 है, 2 है, तो आपने बता दिया कि भाई इसकी। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो है कि चैप्टर जो है कि हम ये आपका कंज्यूमर बिहेवियर का जो पार्ट था वो खत्म हो गया है ना। तो ये लास्ट उसका चैप्टर था, लेक्चर 7। लेक्चर 8 जो मैं अपलोड करूंगा वो आपका रहेगा आपका इस पे प्रोडक्शन, जो आपका मैं स्टार्ट करने वाला हूँ प्रोडक्शन। उसमें कुछ अच्छे टॉपिक्स है आपका, हो गया है कि प्रोडक्शन फंक्शन विद 2 वेरिएबल इनपुट्स, ऑप्टिमल फैक्टर कॉम्बिनेशन, कॉस्ट एनालिसिस वगैरह, लीनियर प्रोग्रामिंग। तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस हम डिस्कस करेंगे आगे। बाकी चैनल जो है कि भाई आप सब्सक्राइब करिए, उसका रीज़न ये है कि इकोनॉमिक्स का सारा सिलेबस हम यहाँ पर कवर करवा रहे हैं, सारा सिलेबस कवर करवा रहे हैं हम यहाँ पे। नोट्स जो है कि वो और अच्छे आपको जो है कि यहाँ पर थोड़ा, और जैसे कि कहते हैं ना कि बच्चों को समझाते हैं तो उनको कुछ चित्र लेके आते हैं, उनके दिमाग में सेव हो जाता है। तो यहाँ पर मैं वही करने वाला हूँ कि इकोनॉमिक्स एक तरीके से मैं ऐसा बना दूंगा कि आपने थोड़ा प्रैक्टिकल वे में थोड़ा और लेकर के आऊँगा कि आप
उसे देख के आपको याद, एक बार आपने पढ़ा लेक्चर देखा तो हमेशा के लिए रिमाइंड हो गया है ना, ताकि जो है कि टॉपिक्स आपकी टिप्स पर रहे हैं ना, जो भी है। तो लेक्चर इसलिए आपका ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो गया ये वाला, क्योंकि यहाँ पर जो है कि ये आपका जो डायमेटिकली ये यहाँ पर मैंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना, तो इससे जो है कि क्वेश्चंस जो है कि बहुत आते हैं यहाँ पर, ठीक है, बहुत ज़्यादा, जैसे कि आपसे बहुत सिंपल सी वैल्यू पूछ ली जाएगी, है ना, कि आपका ये वाला जो है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इसका बताइए। वहाँ पर उन्होंने आपको इवेंट दे रखी है और एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए आपको दे रखा है कि इतना परसेंट उसका चांस है, तो आपने निकाल करके तुरंत उसकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू निकाली, और यहाँ पर इसके न्यूमेरिकल से वो हम आगे डिस्कस करेंगे, है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करें, मन लगा के करें, है ना। और कोई क्वेरी हो, डाउट हो किसी प्रकार का, तो ये नीचे ये मैंने आज ये चला दिया है, आपका कहें तो जो भी है आप बैनर एक तरीके का, तो यहाँ पर ये इस पे नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, डायरेक्टली बात मुझसे कर लीजिएगा, ज़मीनी व्यक्ति हूँ मैं, है ना, तो कोई दिक्कत समस्या बिल्कुल कॉल करिए, है ना। थैंक यू सो मच के लिए।